हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स से ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का थर्ड वीडियो। ठीक है ना। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियोज़ किए हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, MNCs क्या होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट क्या होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट के मेरिट्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस हैं, वो किया था हम लोगों ने पहले वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग को समझा, ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को मजबूती दी। ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पे देखा माइग्रेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गए, ख़ास तौर पे IT टेक्नोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जिसको हम लोगों ने लिबरलाइजेशन के अंडर में डील किया। तो ये सब फैक्टर्स थे जिसने ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी पॉपुलर किया। आज जो हम ग्लोबलाइजेशन का फॉर्म देख रहे हैं वो इन्हीं सब के कारण हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज को डील किया था, और वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस को हम लोग अगले वीडियो में डील करेंगे, फेयर ग्लोबलाइजेशन में डील करेंगे। ठीक है ना। तो अब तक हम लोगों ने यही देखा है। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज देखे थे कि ग्लोबलाइजेशन हमें क्या देता है, वाइड रेंज ऑफ चॉइस देता है। ठीक है ना, वाइड रेंजेज ऑफ गुड्स और सर्विस आप कह सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आता है। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है, कंट्री में इन्वेस्टमेंट आता है, टेक्नोलॉजी आती है। ठीक है ना। आज अगर आप देखते हैं, हमारे इंडिया की ही बात करते हैं तो सेलफोन ले लीजिए आप, कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, ऑटोमोबाइल्स ले लीजिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर फील्ड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ठीक है ना। सो इंडिया को जो MNCs हैं उसके टेक्नोलॉजी का एडवांटेज मिलता है, उनका इन्वेस्टमेंट मिलता है, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन कम होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये देखा कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी हो रहा है। ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया था पिछले क्लास में, बाबा लहठी का एग्जांपल लिया था, लुधियाना के जो फुटबॉल के मैन्युफैक्चरर हैं उनका एग्जांपल लिया था। तो वहाँ हमारा मतलब क्या होता है कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के, ठीक है, सो लोकल प्रोड्यूसर्स में एक्सेस टू वर्ल्ड मार्केट, ऐसा के कारण ही यह पॉसिबल है कि हमारे यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर हैं वो अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड मार्केट में सेल कर सकते हैं। लोकल प्रोड्यूसर का एक्सेस होता है वर्ल्ड मार्केट में। ये सब तो हम लोगों ने एडवांटेजेस देखे थे ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का हम लोगों ने फैक्टर देखा था, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के स्पीड को, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे ग्लोबलाइजेशन को इफ़ेक्ट करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का कैसे इम्पैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन पे। ठीक है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसी में हम लोगों ने क्या देखा है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स में छूट देती है गवर्नमेंट, और क्या करती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम करती है। ठीक है ना, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को मिनिमाइज करती है, और मिनिमाइजेशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक नया टर्म हम लोग और देखते हुए चलेंगे आज, सेज। ठीक है ना। गवर्नमेंट ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सेज सेटअप करती है, सेज इस्टेब्लिश करती है। सेज SEZ स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब देखिए, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है, हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं। हम लोग सेज की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज ना, देखिए, गवर्नमेंट ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कंट्री में स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहुत ही साउंड होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, स्टोरेज, आप कह सकते हैं रिक्रिएशनल या मनोरंजन के साधन, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हर तरीके की फैसिलिटीज़ वहाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर बात करते हैं सेज की, तो सेज आर स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये बात तो क्लियर है। अगर हम लोग सेज के फीचर्स की बात करते हैं, कई बार ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में
तो अगर हम लोग सेज के फीचर की बात करते हैं तो सेज के फीचर में क्या देखते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। गवर्नमेंट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, रोड हो, रिक्रिएशनल और एजुकेशनल सर्विसेज हो, ठीक है ना। हर तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। जो कंपनीज इस्टेब्लिश करते हैं, सेज में जो भी कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उन्हें इनिशियल 5 ईयर्स टैक्स में छूट मिलती है। शुरू के 5 साल में टैक्स में क्या मिलता है, उन्हें छूट मिलता है। सो कंपनीज इस्टेब्लिश्ड इन सेज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स फॉर इनिशियल 5 ईयर्स, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें इनिशियली टैक्सेशन में भी छूट मिलती है। साथ ही साथ देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे यहाँ जो लेबर लॉ है, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबल बनाती है। लेबर लॉ को भी फ्लेक्सिबल बनाया जाता है ताकि जो कंपनीज हैं, जो MNCs हैं, जो सेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, परमानेंट लेबर के रखने की जगह वो शॉर्ट टर्म लेबर रख सकते हैं, ठीक है ना। अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कोई भी कंपनी क्या चाहेगी कि परमानेंट लेबर नहीं अपॉइंट किया जाए, बल्कि परमानेंट लेबर को हायर करने की जगह पे वो पीरियड बेसिस पे लेबर हायर करे। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्हें अलाउ किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल लेबर लॉज वहाँ पे होते हैं, ठीक है। MNC जो होते हैं वहाँ पे हायरिंग क्या करते हैं, वो शॉर्ट पीरियड के लिए वर्कर्स हायर करते हैं। तो आप जो सेज है उसके फीचर बता सकते हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, टैक्स रिडम्पशन, एजम्पशन इन टैक्स रिडक्शन, फ्लेक्सिबल लेबर लॉ, शॉर्ट पीरियड हायरिंग, ये 4 हम लोग देख रहे हैं सेज के फीचर्स को, ठीक है। ओके, सेज के फीचर्स को समझते हैं हम लोग, सेज के मीनिंग को समझते हैं। एक बार हम लोग फिर से वापस आते हैं, गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट के डिसीजन से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के हम लोगों ने एडवांटेजेस देखे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो मोर जॉब हो, बेटर लाइफ स्टाइल हो, गवर्नमेंट का बर्डन कम होना हो, ये सब हम लोगों ने गवर्नमेंट के प्लस पॉइंट या एडवांटेज देखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक ना आपके टेक्स्ट बुक में एक टर्म है, आप ना उस टर्म को देख सकते हैं पेज नंबर 67 पे, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ आप देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, एक्सप्लेन। कई बार ना ये लॉन्ग आंसर में ये स्टेटमेंट आता है और आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स को बताना है, ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से कंपनीज के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, ठीक है। अब अपना इसको अगर आंसर करना है, हम लोग ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज को बता सकते हैं, एक कंपनी के प्रोस्पेक्ट से, एक कंपनी के व्यू से बताना है। तो एक कंपनी के लिए ग्लोबलाइजेशन को क्या मिला, ग्लोबलाइजेशन से एक कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ है, सबसे पहले तो उसका देखेंगे आप तो कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हुआ है ना, ठीक है, चाहे वो चीप लेबर हो, चीप रॉ मटेरियल हो। सेकंड क्या है, उसको मार्केट बहुत मिला है, तो एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी जो कोई भी इम्प्रूव्ड सर्विस, आज हर कंपनी को अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो उसको अपना क्वालिटी इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। सो हर कंपनी क्या कर रही है, अपने क्वालिटी को, अपने सर्विस को क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है। तो ग्लोबलाइजेशन का एक एडवांटेज तो हम लोग देख सकते हैं, कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट भी हो रहा है, और उसके बाद क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि जो कंपनीज हैं, मार्केट जब ज़्यादा बड़ा होगा तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। कंपनीज क्या हो रहे हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव मतलब आपको पता है ना कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हार्श कंपटीशन है, ईच एंड एवरी कंपनी इज़ ट्राइंग टू be better in terms of goods, in terms of service they provide. So the spirit of competition or this competitive spirit makes every company better, ठीक है। सो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं। और आज की डेट में देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन के कारण रिसेंट 10-15 साल में हम क्या देखते हैं कि बहुत तरह के सर्विस सेक्टर में जॉब, नए नए जॉब क्रिएट हुए हैं। तो इन पॉइंट्स की मदद से हम इस लाइन को डील कर सकते हैं। हम लोग ना एग्जाम्पल कुछ लेते हुए चलेंगे ग्लोबलाइजेशन के ड्रॉबैक को समझने के लिए। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के भी डार्क साइड होंगे।
ग्लोबलाइजेशन के हम लोगों ने शाइनिंग साइड अभी तक देखे हैं, अब हम लोग ना ग्लोबलाइजेशन के कुछ डार्क साइड देखते हुए चलेंगे। ओके, ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेज को समझते हैं हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आज ना आप जानते हैं कि बहुत सारे रेडियो टैक्सी हमारे इंडियन मार्केट में हैं, ओला, उबेर, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे आउटलेट खुले हैं, जैसे डोमिनोज का खुला है, पिज़्ज़ा हट हो गए, ये सब ना बहुत, इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनकी सर्विस, इनके पास कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये जब से ओला और उबेर इंडियन मार्केट में आए हैं तो जो कैब ड्राइवर थे, ठीक है ना, जो पहले कैब ड्राइवर थे, उनके जॉब को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, ठीक है। अभी भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कैब ड्राइवर उतने लिटरेट नहीं है, डिजिटली वो लोग उतने इक्विप्ड नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इनके सर्विस में कुछ कमियां रही होंगी जिसको इन लोगों ने क्या किया, दूर किया। तो आज ये काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, कस्टमर इनके पास ज़्यादा जा रहे हैं, जिससे नुकसान क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशनल जो कैब ड्राइवर थे उनको नुकसान हुआ है। हम लोग डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट की बात करते हैं, अपने टाउन में डोमिनोज खुला, पिज़्ज़ा हट खुला, सर्विस तो बेटर हुआ है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे जो दुकानदार थे, जो मिठाई की दुकान थी, हलवाइयों की दुकान थी, उनका मार्केट काफ़ी डाउन हुआ है, ठीक है। मैकडी के आने से जो स्ट्रीट वेंडर्स होते थे उनका नुकसान हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग अपने शहर का ही लेते हैं। अपने मुजफ्फरपुर में ना पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल काफ़ी ज़्यादा थे, लगभग 20 के आसपास थे, छोटा शहर है और यहाँ पे सिनेमा हॉल बहुत ज़्यादा थे। और इधर हम लोग क्या देखते हैं कि वो जितने भी सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल थे अब वो बंद हो चुके हैं, सारे सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं। ये अपने मुजफ्फरपुर की ही नहीं, पूरे देश की स्टोरी है, ठीक है। अब उसकी जगह पे क्या आ गए, मल्टीप्लेक्स आ गए, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्स ने क्या किया, सिंगल स्क्रीन से बेटर सर्विस दिया, क्योंकि उनके पास बेटर कैपिटल है, इनके पास ट्रेंड स्टाफ है, ठीक है। तो इनके कंपटीशन के आगे सिंगल स्क्रीन क्या हुए, बंद हो गए, गायब हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक है। तो सिंगल स्क्रीन्स इन कंट्री पेरिस्ड, सिंगल स्क्रीन्स could not face the competition of multiplexes, ठीक है। कैब ड्राइवर्स could not face the competition from ओला, उबेर। जो रिटेल वेंडर्स हैं, जो स्मॉल वेंडर्स हैं, वो डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट के कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो MNCs है उनके पास तो बहुत ज़्यादा कैपिटल है, अब उसका नुकसान किसको हो रहा है, जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, वो कहीं भी मैच नहीं कर पा रहे हैं इनको, ठीक है। नतीजा क्या देखते हैं कि जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें अपना काम बंद करना पड़ता है, या फिर वो काम भी करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। आप ये एग्जांपल अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, रवि का एग्जांपल दिया होगा। रवि ने लोन लेके काम स्टार्ट किया, ठीक है। रवि ने लोन लेके काम स्टार्ट किया, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि MNCs आई इंडिया में तो उसका काम मंदा पड़ जाता है, उसका काम बंद हो जाता है। वहीं एक एग्जाम्पल हम लोग क्या देखेंगे, एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो रॉ मटेरियल वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया में ऑर्डर करते हैं, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट हाउस हैं वो क्या करते हैं, इंडिया में गारमेंट रेडी करके अपने जो ऑर्डर सप्लाई, अपने जो MNC उन्हें ऑर्डर देते हैं उन्हें वो सप्लाई करते हैं, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो भी आप प्रोड्यूस करते हो तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट को तो आप कट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या करती हैं जो MNCs थे, उन्होंने क्या किया, जो एक्सपोर्ट हाउस थे उन्होंने क्या किया, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए लेबर के वेज में कट करना शुरू किया। पहले वो लेबर को परमानेंट रखते थे, अब क्या करना शुरू किया, उन्होंने टेम्पोररी रखना शुरू किया, ठीक है। लेबर के नंबर को उन्होंने रिड्यूस किया और लेबर से जो वर्किंग आवर थे वो ज़्यादा लेने लगे। तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए लेबर के वेज को डिडक्ट किया। तो इससे ग्लोबलाइजेशन का नुकसान किसको हो रहा है, इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं ना, उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होना शुरू हुआ है, ठीक है ना। वर्कर्स को क्या करना पड़ रहा है, लॉन्ग वर्किंग आवर तक काम करना पड़ रहा है। वर्कर के वर्किंग आवर काफ़ी ज़्यादा हो गए, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी ख़त्म हो गई, पहले जहां उन्हें परमानेंट जॉब मिल रही थी अब क्या हुआ, उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सो लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, लो प्रॉफिट और एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ठीक है। साथ ही साथ लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो ये MNCs हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेबर के साथ
लेबर का एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, ठीक है ना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग क्या देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ये माइनस पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है ना। अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव साइड की बात करते हैं, लेबर के हिसाब से बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन अलग अलग तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है, उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, ठीक है ना। जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। एक चीज़ ना आप और देखिएगा ग्लोबलाइजेशन का, नॉर्मल वे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा नुकसान हम लोग ये देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, क्रिएटेड डिमांड फॉर अननेसेसरी गुड्स और सर्विसेज। ग्लोबलाइजेशन का एक नुकसान हम लोग क्या देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों का भी डिमांड क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए, या हमारे लाइफ में उसके बिना भी काम चल सकता है। लेकिन हम लोग ऐड में देखते हैं कि हीरो या हीरोइन इसको यूज कर रहे हैं, तो हम लोग भी उनको कॉपी करते हैं और ले लेते हैं। तो आप ना अपने समझ से ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइएगा। आप जो ऐड देखते हैं टीवी पे, जो आपको लगता है कि वो उतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है जितनी ज़रूरत उसकी ऐड में दिखाई जा रही हो, बताई जा रही हो, ठीक है। आप खुद भी जज कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ों को। तो आपके नोटिस में जो भी चीज़ें आती है आप उसके यूज़ को तो फिलहाल के लिए टाल ही सकते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं फियर ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन के नुकसान की, ग्लोबलाइजेशन के निगेटिव साइड की। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग को, ग्लोबलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को तो कम नहीं किया जा सकता है। आज की डेट में हम लोग बिना ग्लोबलाइजेशन के इस दुनिया की इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ग्लोबलाइजेशन। Globalization is a necessary condition for world economy. There is no world economy without globalization in present scenario. So in this condition we have to discuss, we have to think about the extent or importance of globalization. We have to decide how could we make globalization more meaningful, more profitable for each and every person. ओके तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण नुकसान भी हो रहे हैं लोगों को, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं। देखिए जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो हम लोग वर्कर्स देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो फैक्ट्री वर्कर हैं, डेली वेज वर्कर हैं, ठीक, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है आज की डेट में। जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, जो कंपटीशन है, जो कंपनीज के ऊपर प्रेशर है मैक्सिमम प्रॉफिट का, तो इस रेस में ये पिछड़ जाते हैं, ठीक। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा, वर्ल्ड इकोनॉमी अगर डेवलप हो रही है, इकोनॉमी अगर डेवलप हो रही है, तो सबसे आइडियल कंडीशन क्या माना जाता है कि उस डेवलपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सब में हो, इक्वल हो, फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन हो। हम लोगों ने ज्योग्राफी में पहला चैप्टर पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था हम लोगों का कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके उसका जो प्रॉफिट है वो हर एक मेंबर को होना चाहिए, जो भी सोसाइटी का हर मेंबर उसका एडवांटेज ले सके। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसी थॉट को यहाँ पे हम लोग लागू कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ फ़ायदा MNCs को नहीं होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा सिर्फ रिच पीपल को ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका एडवांटेजेज, इसके फ़ायदे से कॉमन आदमी के लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आने चाहिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आने चाहिए, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट कहलाएगा फेयर ग्लोबलाइजेशन। सो अगर हम लोग बात करते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन, सो फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स equal distribution of profit and opportunities among people, among small producers. We can define fair globalization as equal distribution of profit and opportunities. दो चीज़ें यहाँ देखना है कि जो प्रॉफिट है या जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सभी लोगों को बराबर मिलने चाहिए, तो वो कहलाएगा ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन। और फेयर ग्लोबलाइजेशन में ना गवर्नमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट अपने पॉलिसी के थ्रू जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। वहीं हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो लेबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए हैं उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉ एंड इंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ देयर राइट्स। लेबर लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है।
लेबर को ना देखिए, ग्लोबलाइजेशन के प्रेशर के कारण मैक्सिमम प्रॉफिट के रेस में ऐसा ना हो कि एमएनसीज या जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो लेबर को एक्सप्लॉयट करें, फिर वो ग्लोबलाइजेशन फेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट ना लोकल प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ज़रूरी हो तो ट्रेड बैरियर को फिर से इम्पोज करे, टैक्स ज़्यादा इम्पोज करे, ट्रेड बैरियर इम्पोज करे। सो द गवर्नमेंट में यूज ट्रेड बैरियर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल प्रोड्यूसर्स इफ़ नीडेड, इफ़ रिक्वायर्ड। और साथ ही साथ फेयर ग्लोबलाइजेशन को फुलफ़िल करने के लिए चाहे एनजीओ हो, मीडिया हो, एक्टिविस्ट हो, कॉमन पीपल हो, इन सब का भी रोल होता है कि वो सोसाइटी में आवाज़ उठाए फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। जो भी एमएनसी फेयर ग्लोबलाइजेशन के आइडिया को वायलेट करते हैं उनके खिलाफ स्टैंड हो, उनको अपोज करे। फेयर ग्लोबलाइजेशन हम लोग समझ रहे हैं, एक बार फिर से देखते हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड अपॉर्चुनिटी। फेयर ग्लोबलाइजेशन के हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट स्मॉल प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट लेबर लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, गवर्नमेंट ज़रूरत पड़ने पे ट्रेड बैरियर इम्पोज करेंगे, और एनजीओ, मीडिया, एक्टिविस्ट और कॉमन पीपल का भी इसमें रोल होता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा है, फेयर ग्लोबलाइजेशन देखा है। एक बार ना हम लोग इस चैप्टर को सम अप करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा है कि आज की जो वर्ल्ड है, आज कोई भी कंट्री बिना ग्लोबलाइज्ड हुए सर्वाइव नहीं कर सकती है इकोनॉमिकली। तो ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा होना आज हर कंट्री के लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बहुत मायने में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, एडवांटेजेज हैं। ठीक है। उसके फ़ायदे को उठा के हर एक कंट्री अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या देखना है कि ग्लोबलाइजेशन के डार्क साइड भी है, जिसका नुकसान भी लोगों को होता है, छोटे प्रोड्यूसर्स को होता है। तो ज़रूरत इस बात की ज़्यादा है कि ग्लोबलाइजेशन के आइडिया को ऐसे अडॉप्ट करना है, इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि ग्लोबलाइजेशन से सोसाइटी के, इकोनॉमी के हर मेंबर्स करे, हर एक मेंबर को फ़ायदा हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एक आइडियल ग्लोबलाइजेशन तभी माना जाएगा जब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल हो, सभी पे पड़े। ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को आप अब अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग अब इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, बोर्ड के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। इस चैप्टर के बाद हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।